आज के हमारे एपिसोड में है झूठ, फरेब और लालच। आपने इस तरह की कई कहानियां हालांकि सुनी होंगी, पर इस कहानी की खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों के साथ ये धोखा हुआ वो अपने समय के सबसे सफल, बुद्धिमान, समृद्ध और ताकतवर लोग थे। कोई बड़ा बिजनेसमैन था तो कोई सफल ज्वेलर, कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन था कि वो यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला था। पर अपने लालच के चलते वो एक ऐसे फरेब का शिकार हुए जिसमें उन्होंने अपना धन और शोहरत दोनों गंवा दिए। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी को। नवंबर 1817 की एक सर्द शाम थी। जॉर्ज रॉबर्ट्स का ऑफिस बंद होने वाला था। ये ऑफिस सैन फ्रांसिस्को की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की एक व्यस्त सड़क पर था। काफी सारे कर्मचारी जा चुके थे और बाकी बचे हुए जाने वाले थे। तभी दो व्यक्ति ऑफिस के गेट पर आए और उन्होंने कहा कि वो रॉबर्ट से मिलना चाहते हैं। ये सबके लिए थोड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि रॉबर्ट से मिलने वाले कम ही लोग आते थे। रॉबर्ट एक सफल इन्वेस्टर था और दिन में एक या दो ही मीटिंग करता था। बाकी समय वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ही मॉनिटर करता था, यानी उनकी निगरानी करता था। खैर, उस शाम रॉबर्ट भी ऑफिस में ही मौजूद था और व्यस्त नहीं था, इसलिए उसने मिलने के लिए हामी भर दी। थोड़ी देर बाद दो व्यक्ति एक बैग लेकर रॉबर्ट के सामने खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति लगभग 40 साल का था और दूसरा 30 साल से थोड़ी सी ज्यादा उम्र का लगता था। दोनों ने महंगे कपड़े पहने हुए थे, पर कपड़े गंदे थे। वे दोनों काफी थके हुए भी लगते थे। उन्हें गौर से देखने के बाद रॉबर्ट ने उनसे मिलने की वजह जाननी चाहिए। दोनों ने कहा कि वो पास के एक बैंक में ये बैग जमा कराना चाहते हैं, पर वो लेट हो गए हैं और बैंक बंद हो गया है, इसलिए उन्हें रॉबर्ट की मदद चाहिए। रॉबर्ट को थोड़ा शक हुआ। उसने उनका नाम पूछा। फिलिप आर्नोल्ड, उनमें से जो बड़ी उम्र का दिखता था, उसने कहा। और ये मेरा साथी जॉन स्लैक, उसने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? रॉबर्ट ने पूछा। सुना है आपके पास एक बड़ी और मजबूत तिजोरी है। क्या आप हमारा ये बैग सुबह तक अपने पास रख लेंगे? हम सुबह यह बैग बैंक में जमा करा देंगे, आर्नोल्ड ने कहा। ऐसा क्या है इस बैग में? रॉबर्ट के इस सवाल पर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे, पर कुछ नहीं बोले। रॉबर्ट ने फिर पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बात घुमाकर फिर पूछना शुरू किया। उसे लगा कि आर्नोल्ड थोड़ा ज्यादा अक्खड़ है, पर शायद स्लैक बता दे। थोड़ी देर बाद जब आर्नोल्ड बाहर गया तो स्लैक ने सारा राज बता दिया। उसने कहा कि बैग में हीरे, रूबी और बाकी बेशकीमती पत्थर हैं जो उन्होंने एक दूर की जमीन से खुदाई करके निकाले हैं, पर उनके पास इतने सारे कीमती पत्थरों के खरीदार नहीं हैं। इसलिए इस बैग को वो बैंक में जमा करा रहे हैं, ताकि जब तक कोई बायर मिले तब तक ये बैग सुरक्षित रहे। इसी बीच आर्नोल्ड भी आ गया। रॉबर्ट ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद कर सकता है। उसने यह भी कहा कि वो बैग का ख्याल करेगा, पर साथ ही यह भी कहा कि वो इस जमीन के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि वो उनकी सब प्रकार से सहायता कर सकता है, पर यह खबर अगर बाहर गई तो उसके इन्वेस्टर्स शायद हेल्प नहीं कर पाएं। इस पर आर्नोल्ड और स्लैक ने हामी भर दी और दोनों वहां से चले गए। यहां पर आर्नोल्ड और स्लैक का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। फिलिप आर्नोल्ड की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है डिबेटेबल है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं, पर आर्नोल्ड उसी काउंटी में पैदा हुआ था जहां पर अब्राहम लिंकन पैदा हुए थे। आर्नोल्ड ने मैक्सिकन वॉर में हिस्सा लिया था। उसके बाद वो काफी समय तक बेरोजगार रहा। फिर उसने डायमंड ड्रिल कंपनी नाम की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वो इस कंपनी का अकाउंट्स देखता था। यहां पर पहली बार आर्नोल्ड को पता चला कि हैवी ड्रिलिंग के लिए डायमंड यानी हीरो का इस्तेमाल होता है। आर्नोल्ड अपने हार्डवर्क के लिए जाना जाता था, इसलिए कंपनी के मालिक उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। आर्नोल्ड के पास ही सारे हीरों का हिसाब किताब रहता था। इन्हीं हीरों से आर्नोल्ड को एक खुराफात सूझी और आर्नोल्ड ने एक प्लान बनाया। इस प्लान में उसने शामिल किया जॉन स्लैक को। स्लैक उसका दूर के रिश्ते में कजन था। दोनों ने साथ में मैक्सिकन वॉर में हिस्सा लिया था। इसके बाद स्लैक गोल्ड रश में चला गया था, यानी वो समय जब यूएस में गोल्ड, सोना पहली बार मिलना शुरू हुआ था, तो लोगों ने सोने की खदानों से काफी पैसा कमाया था। इसी में ही स्लैक ने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाया। इसके बाद स्लैक वापस आ गया। जब आर्नोल्ड स्लैक से मिला, उस टाइम स्लैक कोई काम नहीं कर रहा था और बेरोजगार था। आर्नोल्ड को लगा कि यूएस ने गोल्ड रश देख लिया है। फिर सिल्वर रश आया। आर्नोल्ड को लगा कि अब सही वक्त है जब यूएस में डायमंड एरा भी आना चाहिए, डायमंड रश भी आना चाहिए। इसके लिए आर्नोल्ड ने स्लैक के साथ एक प्रोग्राम बनाया। आर्नोल्ड ने अपने ऑफिस यानी डायमंड ड्रिल कंपनी के ऑफिस से कुछ हीरे चुराए, उन्हें एक बैग में रखा। साथ ही अपनी जमा पूंजी से बाजार से कुछ अनकट यानी रॉ रूबीज और बाकी डायमंड खरीदे, उन्हें एक बैग में रखा और स्लैक के साथ रॉबर्ट से मिलने पहुंच गया। इसके बाद की कहानी से तो आप वाकिफ ही हैं। अब चलिए हम अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। रॉबर्ट की बात मानने के बाद आर्नोल्ड और स्लैक अपने होटल में चले गए। उनके जाते ही रॉबर्ट ने सबसे पहला संपर्क किया विलियम सी रॉल्स्टन से। रॉल्स्टन ने अमेरिका के सिल्वर रश में अच्छा पैसा बनाया था। ये वही सिल्वर रश है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। अब उसका एक बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलिफोर्निया। उसने एक कॉन्सर्ट हॉल और एक होटल भी बनाया था। उसका होटल था
पैलेस होटल, जो आज भी सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। रॉबर्ट ने दूसरा कॉन्टेक्ट किया एशबरी हारपेंडिंग से। हारपेंडिंग भी एक इन्वेस्टर था जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काफी सक्रिय था। वो अपनी रिस्की बेट के लिए काफी जाना जाता था और उसने इस रिस्की बेट से काफी पैसा भी बनाया था। तीनों उसी रात रॉबर्ट के ऑफिस में मिले। रॉबर्ट ने उन्हें वो बैग दिखाया जिसमें डायमंड, रूबीज और बाकी बेशकीमती पत्थर थे। उसे देखते ही हारपेंडिंग तुरंत उन दो व्यक्तियों के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रॉल्स्टन ने कहा कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन व्यक्तियों से मिलना चाहता है। अगले दिन रॉबर्ट आर्नोल्ड और स्लैक से मिला। उसे बताया कि इन्वेस्टर्स तैयार हैं पर वो अभी पैसे का इंतजाम कर रही हैं। इस पर दोनों ने कहा कि वो इंतजार करने के लिए तैयार हैं। रॉबर्ट ने उनका विश्वास जीतने के लिए उनके साथ जाकर बैंक में उनका बैग डिपॉजिट करा दिया। उसी दिन शाम को रॉबर्ट को एक पत्र मिला जिसमें आर्नोल्ड और स्लैक ने लिखा था कि वो वापस माइनिंग करने जा रहे हैं और 1 वीक बाद वापस आएंगे। अपने वादे के अनुसार दोनों 1 वीक बाद फिर रॉबर्ट के ऑफिस में मिले और उन्होंने बताया कि इस बार वो 60 पाउंड यानी लगभग 27 किलो के बराबर डायमंड और रूबीज निकाल कर लाए हैं, जिनकी कीमत उस वक्त $6 लाख के बराबर है, जो कि आज लगभग $10 मिलियन होती। इस बार उनका बैग पहले से भी बड़ा और भारी था। इस बार रॉबर्ट ने रॉल्स्टन और हारपेंडिंग को ऑफिस में बुलाकर आर्नोल्ड और स्लैक से मिलवा दिया। अब सबका विश्वास इन दोनों पर बढ़ गया था। जल्दी ही तीनों इन्वेस्टर यानी रॉबर्ट, रॉल्स्टन और हारपेंडिंग ने 2 और इन्वेस्टर अपने साथ मिला लिए। ये 2 इन्वेस्टर थे विलियम लेंट और जनरल जॉर्ज डॉज। जनरल जॉर्ज डॉज आर्मी से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो अपने रफ बिहेवियर के लिए काफ़ी फेमस थे। साथ ही वो बहुत ही एग्रेसिव थे, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। विलियम लेंट के कई बिजनेस थे जिनमें उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल था और अपने इसी बिजनेस की वजह से उनके संबंध रॉल्स्टन के साथ थे, जिनके बैंक ऑफ कैलिफोर्निया में लेंट अपना सारा पैसा जमा कराते थे। 2 नए इन्वेस्टर लाने के पीछे पिछले 3 इन्वेस्टर्स यानी रॉबर्ट, रॉल्स्टन और हारपेंडिंग की सोच ये थी, अगर डील सक्सेसफुल होती है तो उन्हें इस बिजनेस को चलाने के लिए काफी बड़े पैसे और नेटवर्क की जरूरत थी, जो इन 2 इन्वेस्टर्स के साथ आ रहा था। इस सब में 1 साल बीत गया और साल 1871 यानी 1871 आ गया। इसी साल पांचों ने आर्नोल्ड और स्लैक को बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि ये पांचों इन दोनों यानी आर्नोल्ड और स्लैक से इनका शेयर खरीदना चाहते हैं। पहले तो दोनों ने काफी नानुकुर की, पर फिर स्लैक अपना शेयर $1 लाख में बेचने को तैयार हो गया। एग्रीमेंट इस बात पर हुआ कि स्लैक को $50,000 उसी समय मिल जाएंगे और बाकी $50,000 तब मिलेंगे जब खान यानी माइन इन 5 इन्वेस्टर्स के हवाले कर दी जाएगी। इस पर स्लैक तैयार हो गया। इतनी कम कीमत पर स्लैक को मानता हुआ देखकर पांचों काफी खुश हुए, पर उन्हें थोड़ा शक भी हुआ। उन्होंने शर्त रखी कि स्लैक और आर्नोल्ड एक बार और माइनिंग करके डायमंड्स और रूबी लाएंगे और फिर उस माइन यानी उस खान की जगह सबको बताएंगे और तभी बाकी का पैसा फाइनल होगा। ध्यान रहे कि अभी तक आर्नोल्ड ने अपना हिस्सा नहीं बेचा था, उसे अपना हिस्सा और ऊंचे दाम पर बेचना था। इसके बाद आर्नोल्ड और स्लैक ने $50,000 वहां से लिए और चले गए। कुछ ही सप्ताह बाद उन्होंने शिप से ट्रैवल किया और लंदन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने $20,000 के रॉ डायमंड खरीदे और डायमंड बेचने वाले थे लियोपोल्ड केलर। लियोपोल्ड केलर उस समय लंदन के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित हीरा व्यापारियों में से एक थे। आर्नोल्ड और स्लैक उनसे मिले, उनसे $20,000 के हीरे लिए, पर उन्होंने हीरे लिए जो कि रॉ थे यानी अनकट हीरे थे। इस पर केलर को थोड़ा सा शक हुआ। केलर ने उनसे पूछा कि आप इन हीरों का क्या करेंगे। आर्नोल्ड और स्लैक ने बताया कि वो हीरे अमेरिका में बेचना चाहते हैं। केलर को इस पर शक हुआ, लेकिन क्योंकि वो इस आगे कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्होंने $20,000 लिए और इस डील को डन किया। इसके बाद आर्नोल्ड और स्लैक वापस यूएस पहुंच गए। उन्होंने खरीदे हुए हीरों में से कुछ हीरे लिए और एक दूर दराज की खाली जमीन पर जाकर इन हीरों को वहां पर बखेर दिया। इसके बाद आर्नोल्ड और स्लैक ने पांचों इन्वेस्टर्स को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने सबके सामने ये हीरो की नई खेप रखी और बताया कि ये माइन से यानी उस खान से निकाले गए लेटेस्ट हीरे हैं। बैग काफी बड़ा था। आर्नोल्ड ने बताया कि दरअसल उनके पास 2 बैग थे, पर एक बैग नदी पार करते हुए बह गया। इस पर दोनों काफी शर्मिंदा हैं, पर उनका दावा था कि इस एक बैग में ही $1 मिलियन यानी $10 लाख से ज्यादा के कीमती पत्थर हैं। दोनों बैग उन्हें देकर वहां से चले गए। अब इन्वेस्टर्स को यकीन करना मुश्किल हो चला था। $1 लाख में कोई अपना हिस्सा क्यों बेचेगा जब एक ही बार की माइनिंग में $10 लाख के कीमती पत्थर मिल रहे हैं। इस पर सबने अच्छी जगह डायमंड और रूबीज को वेरीफाई कराने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हीरे एक ज्वेलर विलियम विलिस की शॉप में रखे।
विलियम विलिस को पहले हीरे दिखाए गए। विलिस ने हीरे देख करके कहा कि हाँ, ये सच्चे हीरे हैं। इसके बाद कुछ हीरे विलिस की शॉप के डिस्प्ले में रखे गए। ऐसा करने का मकसद ये था कि अगर ये हीरे चोरी के होते तो शायद कोई इन हीरों को विलियम की दुकान की डिस्प्ले से पहचान लेता। बाकी हीरों को लेकर ये पांचों इन्वेस्टर्स न्यूयॉर्क चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने साथ 3 और इन्वेस्टर्स को शामिल किया। पहले इन्वेस्टर थे जॉर्ज मैककेलन। ये अपने समय के काफी फेमस पॉलिटिशियन थे। 1864 यानी 1864 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने ही अब्राहम लिंकन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, हालांकि इलेक्शन हार गए थे। दूसरे इन्वेस्टर थे होरेस ग्रीले। होरेस ग्रीले भी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे और अपने समय के यानी कि 1871 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे। ये इतने बड़े राजनेता थे कि अगले साल यानी 1872 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ये उसके प्राइम कैंडिडेट थे। हालांकि इलेक्शन हार गए थे, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस व्यक्ति ने 1872 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा हो, वो 1871 में पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग रहा होगा। और तीसरे इन्वेस्टर थे जिनका नाम था बेंजामिन बटलर। बेंजामिन बटलर के कई सारे बिजनेसेस थे, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन भी थे। पहले हालांकि वो बाकी 2 इन्वेस्टर्स जितने पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थे, पर उन्होंने भी 1884 यानी 1884 का इलेक्शन लड़ा था। हालांकि उन्हें रिपब्लिकन या डेमोक्रेट किसी की तरफ से भी इलेक्शन लड़ने की टिकट नहीं मिली थी, तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी ग्रीनबैक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। वो इलेक्शन काफ़ी बुरी तरह हारे थे, लेकिन बेंजामिन बटलर भी पॉलिटिकली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। खैर, इलेक्शंस के नतीजे जो रहे हों, जरा इस टीम पर एक बार नजर डालिए। इस टीम में 4 इन्वेस्टर्स थे, 1 बैंकर था और 3 अपने जमाने के सबसे सफल पॉलिटिशियंस थे। ये सब लोग थे अपने समय के सबसे सफल, अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति। पर अभी इस टीम में एक कमी थी, और वो एक ऐसे व्यक्ति की थी जो डायमंड्स और रूबीज की असली कीमत बता पाए और साथ ही माइन से निकलने वाले इन कीमती पत्थरों को तराश सके और उन्हें मार्केट में बेच सके। ऐसे में इन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था चार्ल्स लुइस टिफनी। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी टिफनी एंड कंपनी के नाम से आज जानी जाती है। टिफनी एंड कंपनी की ज्वेलरी आज दुनिया में सबसे महंगी मानी जाती है। सारे बेशकीमती हीरे टिफनी पर मिलते हैं और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टिफनी की बनाई हुई ज्वेलरी ही पहनते हैं। तो ये वही व्यक्ति थे चार्ल्स लुइस टिफनी जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। अब 8 इन्वेस्टर्स ने बचे हुए हीरे थे, वो चार्ल्स टिफनी को दिखाए और उनसे जानना चाहा कि इन हीरों की असली कीमत क्या है। हीरे देखते ही टिफनी ने कहा कि बेशक ये पत्थर बहुत कीमती हैं। टिफनी ने कहा कि इन हीरों की कीमत $15 लाख यानी $1.5 मिलियन से भी ज़्यादा की है। अब यहाँ पर आप चकरा गए होंगे। आर्नोल्ड और स्लैक ने लंदन से हीरे खरीदे थे मात्र $20,000 के। उसमें से कुछ हीरे उन्होंने एक खाली ज़मीन पर फेंक दिए। बचे हुए हीरे इन्वेस्टर्स को दिए गए। इन्वेस्टर्स ने उसमें से कुछ हीरे विलियम विलिस की शॉप में रख दिए और बचे हुए हीरे टिफनी को दिए। तो टिफनी के पास जो हीरे आए थे उनकी कीमत $20,000 से कम होनी चाहिए थी। ऐसे में उनकी कीमत $1.5 लाख कैसे हो गई? ये भी अपने आप में एक पेच है जिसका खुलासा इस कहानी के आखिर में जाके अपने आप हो जाएगा। खैर, टिफनी को भी इन पत्थरों की कीमत पता थी और टिफनी को पता था कि वो ये हीरे बेच सकता है। ऐसे में टिफनी भी इस ग्रुप में शामिल हो लिया और इसी के साथ इस ग्रुप में हो गए अब 9 इन्वेस्टर्स। पर इस ग्रुप में अभी भी एक कमी थी। इनमें से किसी भी व्यक्ति को खदान चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उन्हें यह पता था कि खदान में पत्थर किस तरह से निकाले जाते हैं। ऐसे में इन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम था जेनिन। जेनिन प्रोफेशनली एक जियोलॉजिकल सर्वेयर था, जिनका काम होता था कि वो चट्टानों को देखकर बताए कि उनकी नेचर कैसी है और उन पर किस तरह काम किया जाना है। उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए इस ग्रुप ने उसे अपने साथ मिला लिया। जेनिन को जब पता चला कि अब की बार डायमंड माइनिंग के लिए काम करना है, तो जेनिन ने एक शर्त रखी। जेनिन की शर्त यह थी कि वो इस काम के बदले कोई मेहनताना नहीं लेगा, यानी कोई पेमेंट नहीं लेगा, बल्कि उस पेमेंट के बदले वो इस कंपनी में शेयर ले लेगा। यानी जेनिंग भी इस कंपनी में पार्टनर हो गया था और इस कंपनी में इस तरह से हुए 10 पार्टनर। इस तरह से अब ये टीम एक बनकर तैयार थी और सब लोग बहुत संतुष्ट थे। बस एक ही काम बाकी था और वो था खान यानी माइन की लोकेशन का पता लगाना और फिर काम शुरू करना। आर्नोल्ड और स्लैक को बुलाया गया और खान तक चलने के लिए कहा गया। दोनों तैयार हो गए और सभी लोग माइन के लिए चल दिए। ये वक्त था सितंबर 1872 यानी सितंबर 1872 का। आर्नोल्ड और स्लैक ने सबको 4 दिन तक यहाँ वहाँ घुमाया और फिर आखिरकार उन्हें वो जगह दिखा दी। वहाँ पहुँचते ही सबने देखा कि डायमंड और कई बेशकीमती पत्थर यूं ही मिट्टी में पड़े हुए हैं। जब थोड़ा सा खोदा गया तो वहाँ पर और पत्थर मिले। इस पर सबको संतुष्टि हो गई कि खदान असली है। अब डील पूरी हो गई थी। इतनी आसानी से और इतने सारे कीमती पत्थरों को मिलता देखकर सबकी आंखों में लालच उतर आया। किसी ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि ऐसे पत्थर मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं।
सबको लग रहा था कि अगर जमीन पर इतने पत्थर हैं तो जमीन के नीचे कितने सारे पत्थर होंगे। सभी लोग फटाफट डील क्रैक करना चाहते थे और इस खदान का अधिकार लेना चाहते थे। जेनिंग की जिम्मेदारी थी कि वो जमीन का सर्वे करता और बजाय इसके जेनिंग और जमीन खरीदने की प्लानिंग करने लगा। अब सब इन्वेस्टर सेटिस्फाई थे और उन्होंने आर्नोल्ड और स्लैक को फाइनल डील के लिए बुलाया। सबसे पहले स्लैक को उसके हिस्से का बचा हुआ $50,000 दिया गया। अब आर्नोल्ड से पूछा गया कि वो अपना हिस्सा कितने में बेचेगा और आर्नोल्ड ने अपना हिस्सा बेचा $5 लाख में, जिसकी आज के वक्त में कीमत $10 मिलियन से ऊपर होती। सभी लोग खुशी खुशी तैयार हो गए। आर्नोल्ड और स्लैक को उनकी पेमेंट की गई। हर किसी के पास अब अपना अपना काम था। जेनिंग को मशीन और कामगार यानी मजदूर इकट्ठे करने थे, वहीं टिफनी को ये हीरे बेचने के लिए नया शोरूम खोलने के प्लान करना था। बाकी इन्वेस्टर्स को पैसे का इंतजाम करना था। सभी लोग काफ़ी खुश थे। इन्वेस्टर्स खुश थे कि उन्हें इतने सस्ते में इतनी बड़ी माइन मिल गई है। आर्नोल्ड और स्लैक खुश थे कि उन्होंने इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके एक बड़ा पैसा हासिल कर लिया है। लेकिन सभी खुशियां कैसे करवट बदलती हैं, इसका एग्जाम्पल हमें आगे देखने को मिला। हुआ यूं कि 6 अक्टूबर 1872 जेनिंग ट्रेन से सफर कर रहा था। उसके सफर का मकसद था मशीन और मजदूरों का इंतजाम करना। इसी बीच अपने साथ के को पैसेंजर यानी सह यात्री से बात करते हुए उसने बताया कि वो एक सर्वेयर है और अभी उसने एक ऐसी खदान खोजी है जहां पर डायमंड और रूबीज मिलते हैं। ये एक साधारण सी स्टेटमेंट थी, लेकिन उसके पास ही बैठे एक दूसरे व्यक्ति ने जब ये स्टेटमेंट सुनी तो उसको थोड़ा सा शक हुआ। इस व्यक्ति का नाम था सैमुअल इमॉन्स। सैमुअल इमॉन्स गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड जियोलॉजिकल सर्वेयर था, जिसका काम था अमेरिका के उसी भूभाग की संरचना और मिनरल वेल्थ का पता लगाना जहां पर क्लेम किया जा रहा था कि ये माइन है। इमोन्स को सुनकर के शक हुआ, क्योंकि इमोन्स जानता था कि कभी डायमंड और रूबीज एक साथ एक ही माइन से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जिन चट्टानों में मिलते हैं वो दो अलग अलग तरह की चट्टानें होती हैं और दोनों का एक साथ मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे में इमोन्स ने जेनिंग से पूछा कि ये माइन कहाँ पर है और इसने इस माइन को कैसे खोजा। जेनिंग ने इसका पूरा इतिहास इमोन्स को बताया और इमोन्स को लगा कि ये माइन जाकर के देखनी चाहिए। खैर, अगले ही स्टेशन पर जेनिंग और इमोन्स उतर गए। इमोन्स ने अपने एक जूनियर एक्सप्लोरर को कहा कि वो जाकर इमोन्स के सीनियर, जिनका नाम क्लेरेंस किंग था, उनको ये मैसेज दे और उन्होंने कहा कि क्लेरेंस को भी उस माइन तक आने का न्योता दिया जाए, क्योंकि इमोन्स चाहता था कि उसका जो भी एनालिसिस हो उसको सबसे पहले किंग वेरीफाई करें। इसके 15 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर 1872 को इमोन्स, जेनिंग, इमोन्स की टीम और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड कीपिंग टीम उस खदान तक पहुंच गई। उसी दिन इमोन्स की टीम ने काम करना शुरू कर दिया और महज 48 घंटे में यानी 23 अक्टूबर 1872 को यह कन्फर्म हो गया कि वहां पर कोई माइन है ही नहीं। सारे कीमती पत्थर वहां पर लाकर दबाए गए हैं। ये सुनकर जेनिंग एकदम से चौंक गया। हालांकि ये काम जेनिंग के करने का था, पर लालच के चलते वो उसने अपना काम ठीक ढंग से किया ही नहीं था, वरना ये खबर उसी दिन पता लग जाती जिस दिन पहली बार माइंस को दिखाया गया था। 25 अक्टूबर को यह खबर रॉल्स्टन तक पहुंच गई। उसने सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया और आगे की कार्रवाई के बारे में प्लान करने लगे। सबसे पहले क्लेरेंस किंग को, जो कि इमोन्स का बॉस था, उसे ये रिपोर्ट सबमिट करने से रोकना चाहा, पर उसने मना कर दिया। फिर क्लेरेंस किंग को यह लालच दिया गया कि अगर वो कुछ दिन तक इस रिपोर्ट को डिले कर दे तो ये सबके लिए सहायक होगा, पर इस पर भी क्लेरेंस किंग तैयार नहीं हुआ और उसने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी। इसी बीच इन्वेस्टर्स ने आर्नोल्ड और स्लैक को ढूंढना चाहा, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो वो फिर कभी नहीं मिले। एक महीने बाद यानी 25 नवंबर 1872 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल नामक अखबार में एक रिपोर्ट छपी जिसका टाइटल था द मैमथ फ्रॉड एक्सपोज्ड, और इसी के साथ इन्वेस्टर्स के सपने और इन्वेस्टर्स का धन सब मिट्टी में मिल गया। ऑफिशियली तो ये कहानी यहीं खत्म हुई, पर कई रिपोर्ट्स और शौकिया इन्वेस्टिगेटर्स ने इस कहानी पर आगे तक काम किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष था कि इन्वेस्टर्स ने इस रिपोर्ट को दबाने की बहुत कोशिश की, इसीलिए इस रिपोर्ट को बाहर आने में 1 महीना लगा। आगे भी जानबूझकर इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसमें इन्वेस्टर्स का नाम उछलता और उनका करियर खत्म हो जाता। आप खुद सोचें, टिफनी जो कि इतना बड़ा हीरे का व्यापारी था, अगर ये खबर बाहर आती कि उसे कोई हीरे के मामले में ही बेवकूफ बना करके चला गया है तो उसकी कंपनी कैसे काम करती। ऐसे ही वो पॉलिटिशियंस जो कि पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने वाले थे, अगर उनके लिए ये खबर बाहर आती कि उनके लालच के चलते कोई उन्हें बेवकूफ बनाकर चला गया है तो उनकी भी इमेज काफी खराब होती। इसके चलते इन इन्वेस्टर्स ने ही इस खबर को दबाया और इसके ऊपर कभी कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी।
कुछ रिपोर्टर्स की माने तो स्लैक 1896 यानी 1896 तक जिंदा रहा, पर काफी गरीबी की हालत में मरा। मरते वक्त उसके पास मात्र $1600 थे। हालांकि ये उस वक्त के हिसाब से अच्छी खासी रकम थी, पर जितनी रकम स्लैक ने लूटी थी ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा था। आर्नोल्ड ने इसके बाद कई काम किए पर सब में फेल रहा और महज 49 साल की उम्र में निमोनिया से वो मर गया। हालांकि उसने परिवार के लिए काफी संपत्ति और पैसा छोड़ा था। 27 अगस्त 1875 को रॉल्स्टन ने सुसाइड कर लिया। हुआ यूं था कि 1873 में उसका बैंक और उसकी इन्वेस्टमेंट सब फेल हो गई थी। इसके चलते वो काफी परेशान रहने लगा था और 1875 में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लैरेंस किंग ने लाइफ में काफी सफलता प्राप्त की। 1901 में हालांकि उसका निधन हुआ, पर उसके मरने से पहले एंटार्कटिका में एक पीक का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो आज भी किंग पीक के नाम से जानी जाती है। इस कहानी के सबसे बड़े नायक रहे सैमुअल इमॉन्स। ये 1903 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इनके नाम पर एक ग्लेशियर का नाम पड़ा जिसका नाम है इमॉन्स ग्लेशियर। 1911 में इनका निधन हुआ। हार पेंडिंग का सब कुछ इस फ्रॉड में खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद वो वापस स्टॉक मार्केट में गए और अपनी चिर परिचित रिस्की स्पेक्यूलेशन से इन्वेस्ट करने लगे। उन्होंने फिर दोबारा काफी पैसा कमा लिया और 1923 में इनका निधन हुआ। कई सारे इन्वेस्टर्स का इसके बाद कोई खास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन जो फेमस पॉलिटिशियंस थे उनकी पब्लिक लाइफ सबके सामने है। वो आप में से कोई भी गूगल करके देख सकता है। उसके बाद कई सालों तक इस डायमंड फ्रॉड की खबर के ऊपर कुछ खास नहीं हुआ। फिर 1963 में सबसे पहले इसके ऊपर एक सीरीज बनी जिसका नाम रखा गया द ग्रेट डायमंड माउंटेन। ये सीरीज काफी सफल रही। फिर साल 1968 या 1968 में द ग्रेट डायमंड माइंस के नाम से भी एक सीरियल एपिसोड बना, जो कि लोगों ने काफी पसंद किया। धीरे धीरे इतिहास में ये कहानी छुप गई। आज बहुत कम लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो सिर्फ लालच के चलते दो इंसानों ने अपने वक्त के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे बुद्धिमान लोगों को कितने आराम से बेवकूफ बना दिया। कभी किसी के दिमाग में इतनी बात ही नहीं आई कि जमीन के ऊपर हीरे ऐसे ही कैसे मिल सकते हैं। किसी ने इतना भी खोजने की कोशिश नहीं की क्या एक ही माइन से डायमंड और रूबीज एक साथ मिल सकती हैं। और वो व्यक्ति जिसको हायर किया गया था ये सब काम करने के लिए, जेनिंग, उसने जब इतने हीरे देखे तो इतने लालच में आ गया कि बजाय अपना काम करने के उस खान को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। हुआ यूं था कि एक्चुअली ये 10 के 10 इन्वेस्टर सिर्फ लालच के शिकार थे। इन्हें सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि कितनी जल्दी इस माइन से कितना पैसा कमा लिया जाए। अब वापस चलते हैं उस पेज के ऊपर जो इस कहानी के बीच में हमने छोड़ा था कि 20,000 रुपए के डायमंड और रूबीज कैसे $15 लाख के हो गए। हुआ यूं था कि $20,000 के ही डायमंड थे, लेकिन जब भी डायमंड पास किए जाते, चाहे विलियम विलिस को दिए गए या टिफनी को दिए गए, तो दोनों ने डायमंड देखने से पहले ये कहानी सुन ली थी कि एक खदान में से बहुत सारे डायमंड निकल रहे हैं। उनके माइंड में पहले से ही एक इंप्रेशन बन गया था ये हीरे जहां से आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी माइन है और हीरे डेफिनेटली बहुत कीमती हैं। इसलिए जब इस माइंडसेट से उन्होंने उन हीरों की जांच पड़ताल की तो उन्होंने उनकी कीमत मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर किया की। हालांकि उनकी कीमत $20,000 से कम की होनी चाहिए थी। खैर, आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।